पता है, कभी कभी सबसे ज्यादा डर भूतिया किलों में नहीं बल्कि हमारे अपनी जानी पहचानी जगहों में ही छिपा होता है। तो आज हम ऐसी ही दो कहानियों में उतरेंगे जहां कुछ अधूरे काम हैं और कुछ अतृप्त आत्माएं। सोचिए जरा, कोई नई जगह पर पहुंचे और सबसे पहले यही सुनने को मिले। वाकई ये डरावने शब्द एक बेजान सी आंखों वाले चौकीदार के हैं। और पता है, यहीं से हमारी पहली कहानी शुरू होती है। एक ऐसा स्वागत जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तो चलिए इस कहानी में चलते हैं। ये कहानी है आरुषि की। 30 दिसंबर की रात वो एक रहस्यमयी सी बिल्डिंग नीलगिरी अपार्टमेंट में कदम रखती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां उसका इंतजार कौन कर रहा था। तो आरुषि वहां पहुंचती है। वो बिल्डिंग एकदम पुरानी, सीलन भरी, उसे देखकर एक अजीब सी फीलिंग आती है। लेकिन असली खौफ तो उसे तब होता है जब उसकी मुलाकात वॉचमैन रामू काका से होती है। उसकी आंखें एकदम सफेद और बेजान, और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो अंदर तक डरा दे। फ्लैट नंबर 1312 के अंदर पहुंचती ही एक सवाल आरुषि को परेशान करने लगता है कि आखिर शहर के बीचों बीच इतना बड़ा फ्लैट इतने सस्ते में कैसे मिल गया। ये सौदा जितना अच्छा दिख रहा था उतना अच्छा था नहीं, कुछ तो गड़बड़ थी। और फिर वो जो बेचैनी थी ना, वो बहुत जल्दी भयानक खौफ में बदल जाती है। रात के 11:30 बजे सोचिए, एक बंद पड़े लैंडलाइन पे फोन आता है। आवाज आती है, हम सब आ रहे हैं। इसके बस 5 मिनट बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट हो या सीढ़ियां, वो रहस्यमयी तरीके से उसे वापस उसी फ्लैट पर ले आती हैं। और फिर जो होता है वो तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दीवारें उखड़ने लगती हैं और उनके अंदर से इंसानी बाल और हड्डियां दिखने लगती हैं। तो अब आरुषि उस फ्लैट में फंसी हुई है, बुरी तरह से डरी हुई। तभी उसे सोफे के नीचे से एक पुरानी धूल भरी डायरी मिलती है। एक ऐसी डायरी जिसमें इस अपार्टमेंट का वो खौफनाक राज दफन था जो सब कुछ बदल देने वाला था। और पता है वो डायरी किसकी थी? उसके अपने दादाजी की, जो इस बिल्डिंग के बिल्डर थे। और उसमें जो लिखा था वो ये था कि नीलगिरी अपार्टमेंट की नींव सीमेंट और स्टील से नहीं बल्कि एक तांत्रिक के साथ किए गए एक काले और खूनी सौदे से रखी गई थी। उस डायरी में एक भयानक सच सामने आता है। बात ये थी कि कंस्ट्रक्शन के दौरान ये इमारत बार बार गिर रही थी। तब एक तांत्रिक ने बताया कि ये जमीन 11 इंसानी बलियों की प्यासी है। दादाजी ने 10 बेघर मजदूरों की बलि दे भी दी, लेकिन असली शर्त वो तो कुछ और ही थी। 11वीं बलि उनके अपने खून की होनी चाहिए थी। और जैसे ही वो इस आखिरी शर्त से पीछे हटे, उसी रात उनके रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तो अब आरुषि मदद के लिए किसे बुलाएगी? जाहिर है रामू काका को। लेकिन जैसे ही वो उसे बुलाती है, उसे एहसास होता है कि जिसे वो अपना रक्षक समझ रही थी, असल में वो तो इस मौत के कुएं का पहरेदार है। वो कोई मददगार नहीं बल्कि श्राप का रखवाला था। और फिर रामू काका अपना असली सच बताता है। वो कहता है कि वो भी उन 10 मजदूरों में से एक था जिन्हें मारकर नींव में ही दफना दिया गया था। और पूरे 45 साल से वो बस खन्ना के किसी वंशज का इंतजार कर रहा था ताकि वो अधूरा वादा पूरा हो सके। और फिर रात के ठीक 11:59 पर लाइट चली जाती है। घुप अंधेरे में उन 10 मजदूरों की आत्माएं सामने आती हैं अपनी 11वीं और आखिरी बलि लेने के लिए। और वो आरुषि को चीखते चिल्लाते दीवारों के अंदर खींच लेती हैं। आरुषि की कहानी तो वहीं खत्म हो गई, लेकिन अतृप्त आत्माओं का खौफ नहीं। हमारी दूसरी कहानी हमें एक सुनसान गांव में ले जाती है। कहानी है एक नई दुल्हन सीमा की, जो अब वो नहीं रही जो वो कभी हुआ करती थी। गांव वाले जब सीमा को देखते हैं तो वो अपनी रसोई में कच्चा मांस और सब्जियां खा रही होती है। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे और उसके पास से जलते हुए मांस जैसी एक भयानक बदबू आ रही थी। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो तुरंत समझ गए कि मामला क्या है। ये किसी अतृप्त आत्मा का कब्जा है। ऐसा कहते हैं ना कि जब किसी की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो उसकी आत्मा इसी दुनिया में भटकती रहती है, अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए एक जिंदा शरीर की तलाश में। तो एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। एक बहुत ही खौफनाक अनुष्ठान शुरू होता है और उसके बीच सीमा के अंदर जो आत्मा थी वो चीखकर अपना नाम बताती है, रमा। फिर बेबस होकर रमा की मां को लाया जाता है।
वो रोते बिलखते अपनी बेटी की आत्मा से सीमा को छोड़ने की भीख मांगती है और अपनी माँ की आवाज़ सुनकर ही वो आत्मा आखिरकार सीमा के शरीर को आज़ाद कर देती है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर रमा की आत्मा सीमा के शरीर में आई कैसे? बाद में पता चला कि रमा की मौत अस्पताल के जिस बिस्तर पर हुई थी, उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी और बदकिस्मती से बीमार पड़ने पर सीमा को भी उसी बिस्तर पर लिटा दिया गया और वहां एक अतृप्त आत्मा बस एक मौके का इंतजार कर रही थी। तो रमा की आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार कर दिए गए। गांव में एक बार फिर से शांति लौट आई। सीमा भी अब बिल्कुल ठीक थी, पहले जैसी। सब कुछ ठीक हो गया। लगता तो यही है। लेकिन एक डरावना सवाल आज भी मन में उठता है, एक ऐसा सवाल जो नीलगिरी अपार्टमेंट और सीमा की कहानी दोनों को जोड़ता है कि जब कोई आत्मा अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए इतनी बेताब हो, तो क्या वो कभी सच में पीछा छोड़ती है या फिर वो बस अगले मौके का इंतजार करती है?